6 जून 1940। एक तारीख जो पश्चिमी दुनिया के मन में हमेशा के लिए बस गई है। जैसे कि दिन स्वतंत्रता ने अत्याचार की हार की ओर लंबा मार्च शुरू किया। 1929 से 1941 के बीच अडोल्फ हिटलर के नाजी जर्मनी की सेनाओं ने यूरोप और उससे परे के मानचित्र पर विनाश, दमन और हत्या का एक मार्ग बनाया। ऐसा लगता था कि हिटलर की महत्वाकांक्षा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। दुनिया उसका लक्ष्य थी, मौत उसका उपकरण। केवल एक बुरी तरह से पीटे और हताशा के साथ जूझते संयुक्त राज्य को ही स्वास्थ्य में पूरे यूरोप को नहीं लपेटने की सफलता मिली। और फिर भी केवल 3 साल के भीतर संयुक्त राज्य कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य कई सहयोगी राष्ट्र एक ही बल में मिल जाएंगे और एक तेज चाल से हिटलर के पूरी यूरोपीय सर्वोच्चता के सपनों के बगल में खंजर घोंप देंगे। वह खंजर जून 1940 में नॉर्मंडी के समुद्र तट पर घुसाया गया था और फिर उसे एक अनिवार्य जख्म में बदल दिया गया था। यह ऑपरेशन ओवरलॉर्ड की कहानी है, डी डे की कहानी। वर्ल्ड वॉर्स में आपका स्वागत है। सात दिसंबर 1941 में जर्मनी के साथ ही जापान ने प्रशांत महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला किया। एशियाई सहयोगी के समर्थन और अपने जनरलों की अवहेलना में हिटलर ने 11 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की। संयुक्त राज्य अमेरिका का विशाल औद्योगिक और कृषि आधार, उसकी विशाल मानव शक्ति की बात न करें जो अब हिटलर के खिलाफ लगाई जा सकती थी, ने सहयोगी शक्तियों को यूरोप में नात्सी तानाशाही को परास्त करने में नई और व्यापक संभावनाओं का दर्जन दिया। केवल प्रश्न यह था कि कैसे। मॉस्को में स्टालिन और कई संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य नेताओं ने जितनी जल्दी संभव हो सके दूसरे मोर्चे के खुलने की मांग की, संभवतः 1942 की गर्मी। लेकिन चर्चिल और रूजवेल्ट बहुत अधिक सतर्क थे। संयुक्त राज्य कॉमनवेल्थ बल अभी भी उत्तरी अफ्रीका में जर्मनी और इटली बलों के साथ कठोर युद्ध में फंसे हुए थे। एक अभियान जिसे पश्चिमी यूरोप के प्रत्यक्ष हमले का समर्थन करने के लिए त्यागा या कम किया जा सकता है। इसके अलावा चिंता यह भी थी कि ऐसे हमले के आगे कुछ तैयारी कार्य किए गए होंगे, जैसे कि आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण, जर्मनी रक्षा पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, हाथ में कार्य के लिए हमले की सेना की प्रशिक्षण, हमले के निर्माण में जर्मनी रक्षा को कमजोर करना और महान जर्मनी युद्ध मशीन को एक सतत वायु अभियान के माध्यम से विघ्नित करना। इसलिए स्टालिन की निराशा बढ़ी जब उन्हें बताया गया कि पश्चिमी यूरोप पर हमला 1923 में होगा। हालांकि चर्चिल का एक वादा निभाना था। 1942 में यूरोप में सेनाओं के उतारने के लिए स्टालिन का समझौता हुआ और इस प्रकार चर्चिल ने 1942 के अगस्त में फ्रांस के शहर दीएप पर एक बड़े पैमाने पर छापा मारने की अनुमति दी। यह आक्रमण पूरी तरह से नहीं था, लेकिन इसने यह याद दिलाया कि पश्चिमी मोर्चा अभी खत्म नहीं हुआ और इसका उद्देश्य था जर्मनी सेनाओं को सोवियत मोर्चे से दूर ले जाना, जहां वे अभी मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे। मुख्य रूप से कनाडा सेनाओं द्वारा संचालित यह कदम एक आपदा साबित होगा। ऑपरेशन जुबली, जिसमें 10,500 सैनिक शामिल थे, की आदेश थे कि वे आसपास के बंदरगाह को कब्जा करें, जर्मनी रक्षा को तोड़ें और जितनी संभव हो सके जर्मनी ऑपरेशनों की जानकारी प्राप्त करके जल्द से जल्द वापस लौट आएं। फिर भी टैंकों की उतारी और भारी हवाई नौसेना समर्थन के बावजूद उत्तरजीवियों ने ऑपरेशन शुरू होने के सिर्फ 6 घंटे में ही पीछे हटना शुरू कर दिया था। लगभग 1,500 सहयोगी सैनिक मारे गए और बहुत सारे पकड़े गए। सहयोगी वायुसेनाओं ने कुशल जर्मनी वायुसेना से भारी नुकसान सहा और रॉयल नेवी ने उतारने का समर्थन करने वाली क्राफ्ट और नष्ट्र को खो दिया। उन लोगों के लिए जिनका चलो बस चलते हैं जैसा रवैया था, ये एक शांत और गहरी पीड़ा भरा सबक था कि गलतियों की कीमत समुद्र से यूरोप के किले को तोड़ने में कितनी हो सकती है।
हालांकि यूरोप के आक्रमण के विचार को खारिज करना बिल्कुल भी सोचने योग्य नहीं था। इसी बीच उत्तरी अफ्रीका में आकर्षक फील्ड मार्शल बर्नार्ड मॉन्टगोमरी की कमान में संयुक्त राज्य कॉमनवेल्थ बलों ने जर्मनी फील्ड मार्शल रोमेल की बलों को एल अलामेन में रोकने में सफलता प्राप्त की थी और ऑपरेशन टॉर्च में ट्यूनिसिया में संयुक्त राज्य अमेरिका बलों के उतरने के साथ जर्मनी और इटालियनों को धीरे धीरे सभी ओर से कुचला जा रहा था। 1944 तक फ्रांस पर सीधा हमला अव्यावहारिक माना जाने के कारण ध्यान इसके बजाय इटली पर हमले की ओर मोड़ दिया गया और चर्चिल द्वारा वर्णित यूरोप के कोमल उदर के माध्यम से नाजी जर्मनी की ओर उत्तर की ओर तूफान। 9 जून 1943 को अफ्रीका से रोमेल को बाहर करने के बाद सहयोगी बलों ने सिसिली और फिर सितंबर में इटली का आक्रमण किया, जिस समय कई इटली फासिस्ट तानाशाह बेनितो मुसोलिनी को उलटने और सहयोगी पक्ष की ओर आने की कोशिश कर रहे थे। इसने पहले दक्षिणी इटली के माध्यम से सहयोगी आगे बढ़ने की गति को तेज किया, लेकिन यह फिर से अच्छी तरह से स्थापित जर्मनी और प्रो फासिस्ट इटली सैनिकों के कारण फंस गया। जर्मनी संसाधनों को अब 2 गहन मोर्चों पर समर्पित करने और अब बेहतर तैयार सहयोगी बलों के साथ उनकी कब्जा की गई भूमियों को कब्जा करने के लिए ध्यान पश्चिमी यूरोप के आक्रमण की तैयारी की ओर वापस मोड़ने लगा। शक्ति के सर्वोच्च स्तरों में तुरंत 2 प्रश्न पूछे गए। पहले, संचालन की समग्र कमांड किसके पास होनी चाहिए, और दूसरा, हमला कहां किया जाना चाहिए। संयुक्त राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध ने सैन्य नेताओं को उत्पन्न किया जो घरेलू नामों में बदल गए और उनके संबंधित व्यक्तियों ने उन्हें सम्मानित किया। संयुक्त राज्य में दुर्ग यूरोप पर हमला करने के लिए सबसे पसंदीदा थे, बिल्कुल भी। फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी उत्तरी अफ्रीका और इटली में अपनी सफलता के बाद अधिकांश सैनिकों के संयुक्त राज्य अमेरिका होने के कारण अभियान की अगुवाई करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनना उचित समझा गया और 1943 के अंत में वह काम जनरल ड्वाइट डेविड आइजनहॉवर को दिया गया था। आइजनहॉवर का चयन विवाद रहित नहीं था। मॉन्टगोमरी जैसे अन्य जनरल और संयुक्त राज्य अमेरिका के शोर शराबा जनरल पैटन ने प्रथम विश्व युद्ध में व्यापक युद्ध देखा था, जबकि आइजनहॉवर ने युद्ध की पूरी अवधि संयुक्त राज्य अमेरिका में सेवा की। हालांकि उन्होंने सफल टॉर्च और इतालवी उतराई की देखरेख की थी, लेकिन उनके युद्ध अनुभव की कमी ने उनके निर्णयों पर जून 1940 की तैयारी में काली छाया डाल दी। हालांकि आइजनहॉवर के पास जल्द ही ऑपरेशन ओवरलॉर्ड की योजना और कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल था जो किसी अन्य जनरल के पास नहीं था। वह विभिन्न राष्ट्रीयताओं और उनके नेताओं की व्यक्तित्व को एकल बल में एकीकृत करने में माहिर थे। यह आइजनहॉवर की वजह से था कि डी-डे संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य और कनाडा द्वारा किए गए 3 अलग-अलग ऑपरेशन नहीं थे, बल्कि हिटलर की अत्याचार से यूरोप को मुक्त करने के इरादे वाली एक समग्र आक्रमण बल थी। इस आक्रमण का स्थान कहां होगा, इस पर सर्वसम्मति से सहमति थी कि फोर्ट्रेस यूरोप को आक्रमण करने का आदर्श स्थान पास दे कलय होगा। दे कलय, यह स्थान अंग्रेजी चैनल का सबसे संकीर्ण हिस्सा था, जिसके पार जल्दी करने और ज्यादा आक्रमण बल का होना संभव था। इसने उन्हें दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के आधारों पर वायु संरक्षण प्रदान किया, लेकिन समस्या यह थी कि जर्मनी इसे जानते थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी कुछ सर्वश्रेष्ठ सेनाओं को जनरल वॉन सामुथ के नेतृत्व में जर्मनी 15वीं सेना को, जिसे जर्मनी के सर्वश्रेष्ठ उपकरण और सबसे मजबूत दुर्ग का लाभ मिला था, ताकि वे एक आक्रमण बल को रोक सकें। कैलय पर हमला यदि सफल रक्तस्नान में बदल जाएगा और यूरोप की प्रगति प्रतिस्थापन स्रोतों का उपयोग होने तक मंद हो जाएगी। सर्वोच्च सहयोगी कमांडर के मुख्य कर्मचारी के रूप में, जिसे कोसाक के रूप में संक्षिप्त किया गया था, यह संयुक्त राज्य सेना के लेफ्टिनेंट जनरल फ्रेडरिक ई के लिए नीचे था। मॉर्गन को एक विकल्प सुझाने के लिए 1923 में क्वेबेक कनाडा में सहयोगी नेताओं के साथ बैठक में उन्होंने दुश्मन की विन्यास पर आधारित सभी विकल्पों का विश्लेषण करने के बाद हमले के लिए उपलब्ध साधनों पर अपनी सिफारिश दी। उद्धरण, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मेरे निर्देशों द्वारा लगाए गए संसाधनों में सीमाओं के मद्देनजर हमें 1 मई 1954 को सफलता की उचित संभावना की आशा की जा सकती है, अगर हम अपने प्रयासों को नॉर्मन समुद्र तट पर हमले पर केंद्रित करते हैं। इसलिए फैसला किया गया। सहयोगी तैयार होने और तारीख तय होने पर 1 दिन
डी डे कहलाएगा। सहयोगी बल नॉर्मंडी पर हमला करेंगे। 1940 में जर्मनी की विस्तृत सफलता, जिसने पश्चिमी यूरोप को जर्मनी वर्चस्व में पतन करवाई, अब हिटलर के लिए चिंता का कारण बन गई थी, क्योंकि रक्षात्मक रूप से इसने उसे एक विशाल समुद्र तट प्रस्तुत किया जो स्पेन के उत्तर से लेकर स्कैंडिनेविया तक फैला हुआ था, जहां से अब उसकी सेनाओं को सहयोगी हमले के खिलाफ बचाव करना पड़ा। शायद इस तथ्य का ज्ञान रखते हुए कि उनकी अपनी सेनाओं को 1940 में मैगिनोट लाइन को अप्रवेश्य लगने वाले आसपास घूमकर फ्रांस के खिलाफ सफलता मिली थी, उन्होंने यह रणनीति आरेखित की कि इस समुद्र तट के इतने दूर तक सशस्त्र बलों और विमानों द्वारा समर्थित शक्तिशाली दुर्ग का निर्माण करें ताकि सहयोगी दलों को फोर्ट्रेस यूरोप को तोड़ने से रोक सकें। इसने उसे अपनी सेनाओं को पूर्वी मोर्चे और इटली में जितना संभव था रखने की अनुमति दी, जहां दोनों मामलों में वह 1954 के मध्य तक पीछे हट रहा था। अटलांटिक वॉल के नाम से मशहूर जर्मनियों ने 4000 मील के समुद्र तट के आसपास प्राकृतिक बाधाओं, मानव निर्मित बाधाओं और अनेक माइनफील्ड्स को तोड़कर कंक्रीट के बंकरों की विशाल संख्या बनाई। डीएप छापा और संयुक्त राज्य कमांडो द्वारा संचालित ऑपरेशनों से हिटलर को संवेदनशीलता का डर हुआ, इसलिए उन्होंने दीवार को अधिकतम प्राथमिकता देने का आदेश दिया। 1941 से 1944 के बीच दीवार पर आधारित सेनाओं का समय अन्य मोर्चों के मुकाबले शांत था। अधिकृत देशों के सैनिकों की सहायता होने के बावजूद भी जर्मनियों के पास संपूर्ण दीवार की सुरक्षा करने वाले पर्याप्त पुरुष नहीं थे। 1943 के अगस्त में अटलांटिक दीवार पर नया कमांडर आने से सहयोगियों को चिंता हुई। फील्ड मार्शल रोमेल डेजर्ट फॉक्स स्वयं रक्षा के निर्माण की देखरेख करने और एक सहयोगी हमले को खारिज करने के लिए कार्रवाई की योजना तैयार करने के लिए पहुंचे। उनके अफ्रीका कोर्प्स को उत्तरी अफ्रीका से खारिज करने के बावजूद वह सहयोगी वृत्तों में सक्षम सैन्य नेता के रूप में अधिक सम्मानित थे। रोमेल के आगमन से पहले अटलांटिक वॉल का निर्माण जर्मनी अधिकारियों द्वारा एक उदासीन प्रयास में धीरे धीरे बदल गया था। फील्ड मार्शल के प्रभाव का सीधा असर उनके अधीनस्थों पर पड़ा, जो अचानक बढ़े हुए कार्यभार से जूझ रहे थे। लेकिन नीचे की विरोध के साथ साथ रोमेल को जर्मनी उच्च कमांड के साथ अपनी बढ़ती हुई अप्रियता से भी निपटना पड़ रहा था। कुछ लोग उसे उत्तरी अफ्रीका की हार की वजह से विफल मानते थे, कुछ उसे हिटलर का प्रतिस्पर्धी समझते थे, जबकि कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे। रोमेल ने जर्मनी टैंक बल को तटीय रेखा के नजदीक अग्रसर करके रखने और सहयोगी हमले के खिलाफ तत्परता से जवाब देने की योजना का निर्माण किया। ऐसी शक्तिशाली टैंक बल पैदल सेना को नष्ट करने और सहयोगी बीचहेड की स्थापना रोकने में सक्षम थी, जहां नई सेना और टैंक तैनात हो सकते थे। हालांकि हिटलर और जर्मनी कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल जॉर्ज वॉन रुंडरस्टेट दोनों ही रोमेल के अनुरोध के विरोध में थे। उन्होंने बजाय अपने टैंक बलों को समूहित करने की नीति अपनाई जो तटीय रेखा से दूर थी। एक बार मुख्य हमला आ गया, जिसमें अभी भी माना जा रहा था कि यह अंततः कैले से होगा, पैनेजर्स को खिलाफ धकेला जा सकता था और सहयोगियों को समुद्र में भगा सकता था। फिर भी रोमेल ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जर्मनी के फ्रांसीसी इनाम की सुरक्षा जारी रखी। बंकर निर्माण प्रयास के साथ साथ उन्होंने फ्रांसीसी तटरेखा के आसपास एक विशाल खनन ऑपरेशन भी शुरू किया और अपने अधीनस्थों पर अपने काम के महत्व को छापा। 1954 के अप्रैल में डी डे से कुछ ही समय पहले, जब वे फ्रांस के कुछ समुद्र तटों का निरीक्षण कर रहे थे जिन्हें उन्हें सुरक्षित करने का काम सौंपा गया था, उन्होंने अपने सहायक कैप्टन हेलमुथ लांग से जर्मनी की वर्तमान स्थिति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। युद्ध की जीत या हार समुद्र तटों पर होगी। हमें दुश्मन को रोकने का केवल एक मौका मिलेगा जब वह पानी में होगा। लैंग हमले के पहले 2-4 घंटे सहयोगियों के लिए और जर्मनी के लिए निर्णायक होंगे, इस पर मुझे विश्वास है। यह सबसे लंबा दिन होगा। जबकि रोमेल अपनी रक्षा की जांच कर रहे थे, सहयोगी कमांडरों ने एक प्रमुख समुद्री हमले के लिए अपने उपकरण और तत्परता की जांच करने का निर्णय किया और ऑपरेशन टाइगर शुरू किया।
21,000 संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिक अपने उपकरण के साथ संयुक्त राज्य बंदरगाहों में सैनिक जहाजों में सवार होने से पहले इकट्ठा किए गए थे, जो फिर इंग्लैंड के दक्षिण में घूमे और डेवनशायर तट के समुद्र तट पर नकली हमले की शुरुआत की, जिसे अटलांटिक दीवार के दुर्ग की तरह सजाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य युद्धपोतों ने समुद्र तटों पर गोलाबारी की ताकि दर्शाया जा सके कि उनके उपकरण जैसे टैंक गड्ढे भरे समुद्र तटों पर कैसे कार्य करेंगे। और संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिकों की सहायता करने के लिए लैंडिंग क्राफ्ट में यात्रा और समुद्र तट की ओर जाने में जब वे शैल चल रहे होते हैं। आइजनहॉवर द्वारा स्वयं देखा गया डेवन का आक्रमण 27 अप्रैल को शुरू हुआ और गलत संचार के कारण समस्याओं से भरा हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका लैंडिंग क्राफ्ट का समूह स्लैप्टन सैंड्स पहुंच गया जब रॉयल नेवी अभी भी गोलीबारी कर रही थी। इससे कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका हताहत हुए। गोलीबारी बंद होने के बाद प्रारंभिक बल के अन्य लोगों ने अगले दिन के लिए दूसरे हमले की योजना बनाई। हालांकि अप्रैल की 27 और 28 की रात में समुद्र में अभी भी मॉक आक्रमण बल के शेष लोग लाइम बे के माध्यम से क्रूज कर रहे थे जब उन्हें जर्मनी ई बोट्स के एक समूह द्वारा देखा गया। संयुक्त राज्य युद्धपोतों ने पहले ही ई बोट्स का पता लगाया और हस्तक्षेप करने के लिए चल रहे थे, लेकिन वे संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिकों के जहाजों को चेतावनी नहीं दे सके क्योंकि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं मिली थी। अप्रैल 28 को 130 घंटों में ई बोट्स ने टॉर्पीडो और 40 मिमी बंदूकों से हमला किया। अराजकता और नरसंहार के बाद 764 संयुक्त राज्य अमेरिका मरे, 2 सैनिक जहाज डूबे और तीसरे को गंभीर क्षति हुई। दुखद बात यह है कि उनमें से कई लोग इसलिए डूब गए क्योंकि उन्हें जीवन जैकेट के उपयोग में उचित प्रशिक्षण नहीं मिला था। डीएप की तरह ऑपरेशन टाइगर एक गंभीर अनुस्मारक था कि यदि ठीक से तैयार नहीं किया गया तो फोर्ट्रेस यूरोप के किसी भी हमले का कठिन और महंगा होना तय था। इंग्लिश तटरेखा पर ऐसे आपदा की संभावना जब जर्मनी ई नावों को तटीय गनर्स या विमानों की सहायता नहीं थी, समुद्र द्वारा पुरुषों के बड़े संख्या में परिवहन के खतरों को और अधिक स्पष्ट करती है। वास्तव में 1954 में टाइगर ने डी डे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। यह क्योंकि कई अधिकारी जो दुर्घटना के कुछ सप्ताह बाद लापता हुए थे, उन्हें नॉर्मंडी हमले की जानकारी थी और डर यह था कि उन्हें ई नावों द्वारा उठाया गया था और फिर वे जर्मनी पूछताछ के नीचे टूट गए थे। इन चिंताओं को अंततः खारिज कर दिया गया। डी डे योजनानुसार जारी रहेगा। नॉर्मैंडी हमले की अंतिम योजना। उन्होंने जर्मनियों द्वारा उत्तीर्ण क्षेत्रों के आसपास क्या है इसका ज्ञान पर भारी निर्भर किया। महत्वपूर्णता से इसे ऐसे किया जाना चाहिए था कि जर्मनियों को स्थिति का पता न चले। इस प्रकार 1954 के अप्रैल में शुरू होते हुए रॉयल एयर फोर्स और यूएसएफ ने नॉर्मंडी और आसपास के क्षेत्रों में स्थिति की पूरी युद्धनीतिक छवि बनाने के लिए एक गहन फोटो पहचान प्रयास शुरू किया। स्पिटफायर P-30 8 लाइटनिंग और P-50 एक मस्तांग जैसे उच्च गति वाले योद्धा विमानों का उपयोग करते हुए पहचान पायलटों ने यूरोपीय तटरेखा के सारे जर्मनी स्थितियों पर साहसिक अत्यधिक निम्न स्तरीय मिशन उड़ाए। नॉर्मंडी को अन्य कहीं से अधिक या कम ध्यान नहीं मिला। इस प्रकार यह जर्मनी खुफिया के लिए विशेष रुचि का बिंदु के रूप में संकेतित नहीं किया गया। निम्न स्तर की उड़ान भरने से जहां पेड़ और बिजली की तारें खतरा बनती थीं, इसने सहयोगी कमांडरों को जर्मनी रक्षा की विस्तृत छवियां प्रदान की। सहयोगी पहचान पायलटों के मिशनों को उनके विमानों में बंदूकों की कमी के चलते और खतरनाक बनाया गया, जिसमें अधिक ईंधन और उसके उपयोग के बाद ज्यादा गति होती थी। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के प्रत्यक्ष समर्थन में और फ्रांस रेजिस्टेंस के साथ मिलकर, जिन्होंने भविष्य की उड़ानों के लिए रुचि के लक्ष्यों को उजागर किया, 3200 से अधिक मिशन उड़ाए गए थे। रेजिस्टेंस ने जर्मनी चालों की भी निगरानी की और उत्तरण क्षेत्रों पर तैनात सैनिकों की संख्या के अनुमान लगाए। शायद उन ऑपरेशनों से भी अधिक खतरनाक थे जो विशेषज्ञ नाव की क्रू ने किए थे, जो पहले से कमांडो छापामारी में शामिल थे। उन्होंने फ्रांस की तटरेखा पर जर्मनी रक्षा उपकरणों की जांच, उत्तरण नाव की सुरक्षा के लिए विस्फोट से बचाने और समुद्र तट की ओर बढ़ते समय गहराई का नाप लेने का काम किया।
इससे सहयोगी कमांडरों को उत्तरण क्षेत्रों पर अधिकतम जानकारी मिलेगी, जिससे वे अपनी योजनाओं को ठीक कर सकेंगे। सहयोगी खुफिया प्रयासों का एक रोचक और कम जाहिर लेकिन अंततः बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। इसमें ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की एक कॉल शामिल थी। युद्ध के प्रारंभ से पहले फ्रांस में छुट्टी मनाने वाले लोगों की तस्वीरें संयुक्त राज्य में किसी के पास। फ्रांस की तटीय रेखा की चौंका देने वाली 1 करोड़ छवियां और विवरण युद्ध कार्यालय को सौंप दिए गए। लेकिन दुश्मन की स्थितियों और रक्षाओं की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के प्रयास के समान ही महत्वपूर्ण थी जर्मनी के खुफिया नेटवर्क को झूठी जानकारी से भरने की जरूरत। डी-डे शायद इतिहास के सबसे सफल काउंटर खुफिया कार्यक्रम के लिए प्रेरणा प्रदान करेगा। ऑपरेशन बॉडीगार्ड के रूप में उचित रूप से नामित सहयोगी खुफिया अधिकारियों ने डी-डे अवतरण के लगभग हर पहलू के बारे में उनके जर्मनी सहकर्मियों को भ्रमित करने के लिए एक श्रृंखला की जटिल योजनाओं का निर्माण किया। इससे जर्मनी नॉर्मंडी की रक्षात्मक स्थिति को बढ़ाया जा सकता था और पुनर्वास में विलंब हो सकता था, जिससे अवतरण समुद्र तट पर रुक सकते थे या विफल हो सकते थे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में खुद जर्मनी होने पर भी अनजाने में बड़ी संपत्तियों में से एक थी। 1940 से यूरोपीय महाद्वीप पर सैन्य प्रभुत्व रखने के बावजूद उनकी खुफिया एजेंसियां संयुक्त राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रयासों से काफी पीछे थीं। हालांकि प्रसिद्ध एनिग्मा मशीन जैसे कोडिंग उपकरणों ने जर्मनी को अपनी सेनाओं से निर्बाध संचार करने की सुविधा प्रदान की, उनका इन उपकरणों पर अत्यधिक विश्वास उन्हें सहयोगियों की क्षमता को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने अंततः उनके संचार को तोड़ दिया। यहां तक कि प्राचीन कंप्यूटरों का उपयोग करके भी। अटलांटिक दीवार के साथ जर्मनी सेनाओं के विन्यास को सीखने के साथ साथ जर्मनी कोड्स को तोड़ने ने सहयोगियों को व्याप्त फ्रांस की सुरक्षा के आसपास जर्मनी उच्च कमांड की मानसिकता की झलक दी। इसने उन्हें अपने भ्रामक प्रयासों का मूल्यांकन करने की अनुमति दी, भविष्य के प्रयासों के बेहतर तैयारी के लिए, ताकि उन्हें जर्मनीज को यह सोचने में अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके कि यूरोप का आक्रमण नॉर्मंडी के अलावा कहीं और से हो रहा है। एक स्थिति जिसे इस तथ्य ने सहायता की कि हिटलर स्वयं यह मानते थे कि चैनल को पार करने वाला कोई भी आक्रमण कैलास में पहुंचेगा। बॉडीगार्ड के छत्र तले ऑपरेशन फोर्टिट्यूड ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में सैन्य बलों की झूठी छवि बनाकर हिटलर के विश्वास को बढ़ाने का प्रयास किया, जिसने जर्मनी खुफिया के लिए यह दिखाया कि जैसे जैसे संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथी कैलास और नॉर्वे में उतरने के इरादे में थे। संयुक्त राज्य सेना के कर्नल नोएल वाइल्ड ने ऑपरेशन में डमी ट्रक, टैंक, विमान और इकाइयों का निर्माण कराया, जिसे उच्च उड़ने वाले जर्मनी विमानों द्वारा फोटोग्राफ किया जा सकता था। इतनी उच्च ऊंचाई से ली गई फोटो में नॉर्मंडी के लिए असली उपकरण और फोर्टिट्यूड के लिए नकली उपकरणों में अंतर बताना असंभव होगा। वास्तव में कुछ उपकरण इतने यथार्थ थे कि भूमि पर लोग उन्हें असली मान लेते थे, लेकिन फोर्टिट्यूड ने नकली टैंक बनाने से आगे बढ़ा। फोर्टिट्यूड में जर्मनियों को रोकने के लिए नकली रेडियो प्रसारण भी शामिल थे, जो अपनी डमी सेना के साथ अलायड्स की नकली तस्वीर के साथ मेल खाते थे। कई गुप्त एजेंटों को भी जर्मनियों को जानकारी देने के लिए रोजगार दिया गया था, लेकिन शायद सबसे प्रत्यक्ष तरीका यह था कि हर 2 रेडार स्टेशनों के लिए जो एलाइड एयर फोर्स ने डी-डे के आसपास नॉर्मंडी में हमला किया, डे आसपास के क्षेत्रों में 2 और हमले किए जाने चाहिए थे, भले ही वे वास्तविक उतराई पर कम प्रभाव डालें। इससे जर्मनी तस्वीर को और अधिक भ्रमित करने और उन्हें यह विश्वास दिलाने में सहयोग करेगा कि नॉर्मंडी कैलास का डिकॉय ऑपरेशन था। डी-डे के समय तक जर्मनी खुफिया अभी भी यह मानती थी कि 10 डिवीजनों की संख्या कैलास पर तूफान लाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी, जबकि नॉर्मंडी में सहयोगियों की संख्या लाखों में थी। लेकिन फोर्टिट्यूड का काम डी-डे पर रुका नहीं, बजाय यह अपने प्रयासों को जारी रखा कि नॉर्मंडी एक डिकॉय है, यदि केवल जर्मनी बलों के पुनर्स्थापन को जितना संभव हो सके देरी करने के लिए। ऑपरेशन बॉडीगार्ड के तहत समान छल की मुहिमें चलाई गईं कि हमला वास्तव में फ्रांस के अधिक दक्षिणी क्षेत्रों, बाल्कन या यहां तक कि तटस्थ स्वीडन के लिए इरादा था। डी-डे की अंततः सफलता को इस जटिल और अत्यंत प्रभावी छल कार्रवाई के छोटे भागों में कोई संदेह नहीं हो सकता है। डी-डे हमले की योजना कभी नहीं रुकी क्योंकि खुफिया चित्र निरंतर बदलता रहा
लेकिन समग्र रूप से उद्देश्य वही रहे। एक एयरबोर्न तत्व सबसे पहले सामरिक स्थलों को कब्जे में लेने जाएगा, जैसे कि पुल और तोपखाने के स्थानों को नष्ट करना जो समुद्र तटों को खतरे में डाल सकते हैं। मुख्य बल 5 समुद्र तटों पर तूफान लाएगा। प्रत्येक के पास स्वयं के कोड शब्द होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका समुद्र तट ओमाहा और यूटाह थे। संयुक्त राज्य समुद्र तट स्वर्ड और गोल्ड थे। एकमात्र कनाडा समुद्र तट जुनो था। यह नहीं है कि केवल निर्धारित राष्ट्रों ने इन समुद्र तटों पर हमला किया था। पहले कई विशेषज्ञ कर्मचारी यदि आवश्यक हो तो एक देश के एक समुद्र तट से दूसरे पर स्थानांतरित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अलावा जमीन पर, हवा में और समुद्र में वे लोग थे जो अपने अपने देशों से नाजी हमले से पहले भाग गए थे और अब उनकी जमीन वापस लेने के लिए उत्साहित थे और संभवतः कुछ प्रतिशोध भी लें। जून के शुरुआत में आइजनहावर ने नॉर्मंडी हमले की तारीख को 5 जून 1940 के रूप में सेट किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के 20 बंदरगाहों पर सैनिक जहाजों में पुरुषों और उपकरणों को भर दिया गया था, जो अपने मिलन स्थल, जिसे पिकाडिली सर्कस कहा जाता है, की ओर जा रहे थे, जो व्हाइट द्वीप के दक्षिण पूर्व में है। विशेष रूप से ऑपरेशन टाइगर के बाद सुरक्षा ध्यान रखी गई थी। डी-डे का समुद्री तत्व ऑपरेशन नेपच्यून के नाम से जाना जाता था। फिर भी पूरे मामले की गोपनीयता के बावजूद यह जर्मनियों से संयुक्त राज्य बंदरगाहों से जहाजों की विशाल गतिविधि को छिपाना असंभव था, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनियों ने बंदूक और टॉर्पीडो नावों का उपयोग करके हमला किया। इस हमले को सशक्त सहयोगी युद्धपोतों ने खारिज कर दिया, लेकिन आगे के हमलों की धमकी बनी रही। अब सहयोगी देशों के पास जल थल हमले की व्यापक अनुभव था। बहुत सारे उपकरण नॉर्मंडी के समुद्र तटों पर हमला करने के लिए जैसे तैयार किए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका DUKW सचमुच एक जल थल ट्रक था जो समुद्र तट पर सामग्री पहुंचा सकता था और महत्वपूर्ण रूप से वहीं जा सकता था जहां उसकी आवश्यकता होती। उन्हें विभिन्न भारी हथियारों के साथ फिट किया जा सकता था। हालांकि बिना कवच के वे आदर्श युद्ध वाहन नहीं थे। हालांकि एक वाहन जो था वह संयुक्त राज्य चर्चिल एवरे था, जिसका अर्थ होता है आर्मर्ड व्हीकल रॉयल इंजीनियर। यह मूल चर्चिल टैंक चेसिस था, लेकिन इसकी मुख्य गण को पेटार्ड स्पिगोट मोर्टार द्वारा बदल दिया गया, जिसने 40 पाउंड बम फेंका, जिसे उड़ता डस्टबिन कहा जाता है। चर्चिल एवरे नॉर्मंडी बीचों पर उम्मीद की जाने वाली कठिन दुर्गों को नष्ट करने में निपुण था। मूल चर्चिल स्वयं भी बाधाओं को चढ़ने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता था। एवरे फन्नीज नामक टैंक्स में से एक था, जिसे विशिष्ट उत्तरण समर्थन के लिए संशोधित किया गया था। अन्य फन्नीज में स्विमिंग शर्मन शामिल था, जिसे DD या डोनाल्ड डक टैंक के रूप में भी जाना जाता है। यह एक शर्मन टैंक था जिसमें कैनवास फ्लोटेशन स्क्रीन और पानी में चलने के लिए प्रोपेलर था। अम्फीबियस डिजाइन के लिए बने टैंक्स अक्सर बुएंसी के लिए आर्मर या फायर पावर की बलि देते थे, परंतु एक बार स्विमिंग शर्मन बीच पहुंच जाता था तो इसे फ्लोटेशन स्क्रीन छोड़ने और एक M4 शर्मन बनने का आवश्यकता नहीं थी। स्विमिंग शर्मन इतना सफल था कि इसे नॉर्मंडी के सभी 5 बीचों पर इस्तेमाल किया गया था। रोमेल की बीचों को खनन करने की जिद को न भूलते हुए चर्चिल और शर्मन दोनों के पास माइन क्लियरिंग वेरिएंट्स भी थे, जैसे कि क्रैब एक शर्मन टैंक था जिसमें एक रोलर लगा होता था जो भारी चेनों को जमीन में घुमाता था, टैंक से सुरक्षित रूप से माइनों को विस्फोट करने के लिए। डर की आर्मर वाहन गीले रेतीले समुद्र तट पर फंस सकते हैं। चर्चिल के वेरिएंट्स में एक रोलर लगाया गया था जो मजबूत चटाई बिछाता था, इससे वे कठिन जमीन पर चढ़ सकते थे। इस टैंक को उसके क्रू द्वारा स्नेहपूर्वक कारपेट लेयर के नाम से जाना जाता था। एक आविष्कार जो विशेष रूप से D-Day के लिए डिजाइन किया गया था वह था मलबेरी हार्बर सिस्टम, जिसका उद्देश्य उत्क्रमण प्रक्रिया को आसान और तेज करना था ताकि सहयोगी सेनाओं को उनके फ्रांस के भर्ती होने के बाद नॉर्मंडी से बाहर निकलने के बाद आपूर्ति की जा सके। मलबेरी हार्बर्स को नॉर्मंडी की ओर ले जाया जाएगा और ओमाहा और गोल्ड बीच पर जिगसॉ पजल की तरह संगठित किया जाएगा। जैसे जैसे लोग अपने जहाजों पर मिलने के स्थल की ओर बढ़ते थे, सहयोगियों में स्वाभाविक रूप से तनाव बढ़ने लगा था। चिंता का एक बढ़ता हुआ कारण लगभग बिगड़ता हुआ मौसम था, एक ऐसा कारक जिस पर न तो सहयोगियों का और न ही जर्मनियों का कोई नियंत्रण था। हवाई संचालन के लिए पूर्णिमा के समय स्पष्ट आकाश और समुद्री चरण में शांत जल की जरूरत थी।
मौसम की स्थिति नॉर्मंडी के हवाई और समुद्री हमले के लिए ठीक होने पर आइजनहॉवर ने जून 4 की सुबह 4:15 बजे साउथविक हाउस में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक की ताकि यह निर्धारित कर सकें कि क्या हमला विलंब करने की आवश्यकता है। अंततः 5 जून को हमले को शुरू करने का निर्णय उसके कंधों पर ही आधारित था, लेकिन वह निर्णय एक दुबले आरएएफ अधिकारी के भविष्यवाणियों के आधार पर लेंगे, जिनका नाम ग्रुप कैप्टन जेम्स स्टैग था। स्टैग ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के मुख्य मौसम विज्ञानी अधिकारी थे। उनका कार्य था युद्ध विमानों, जो मौसम स्टेशनों, निगरानी पोस्टों और संयुक्त राज्य द्वीप समूह के भर में पेट्रोल कर रहे थे, से आने वाली जानकारी को व्याख्या करना, और यह समाचार अच्छा नहीं था। स्टैग एक गैर युद्ध अधिकारी होने और सेना में कर्नल के पद के बराबर का पद धारण करने के नाते उन्हें यह अप्रिय कार्य करना पड़ा कि वे सहयोगी युद्ध प्रयास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण नेताओं से भरे कमरे को यह बताएं कि उनकी राय में हमला 2-4 घंटे के लिए देरी करनी चाहिए ताकि मौसम सुधर सके। फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी सहित उपस्थित कई लोगों ने सुझाव का मजाक उड़ाया और 5 तारीख को योजनाबद्ध अनुसार जाने की जोर दी। उन्हें पता था कि उनके पास केवल 3 दिन की खिड़की थी जब चांद सही चरण में होता और देरी से संचालन को सप्ताहों तक स्थगित करना पड़ सकता था। और एक दुखद बात यह थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका मौसम विज्ञानी अलग भविष्यवाणी प्रणाली का उपयोग करके उच्च दबाव के मौसम का उत्तरण होने की उम्मीद जता रहे थे, जिससे 5 जून को स्पष्ट आकाश मिलेगा। लेकिन स्टैग ने 2-4 घंटे के लिए रोकने की सलाह दी। स्टैग के मामले को सुनने के बाद आइजनहॉवर ने अस्वीकार करते हुए सहमत हो गए और उन्होंने यह आदेश दिया कि हमला 6 जून तक स्थगित कर दिया जाएगा। 4 जून की रात को स्टैग सही साबित होंगे और 5 जून की सुबह उत्तीर्ण स्थलों पर भयानक मौसम की मार पड़ी। अंत में 5 जून 1940 को जब मौसम में सुधार हुआ, जो डी-डे की मूल तारीख थी, तैयारी का चरण शुरू हुआ। माइन स्वीपर्स ने नॉर्मंडी तट की ओर अपने काम की शुरुआत करने के लिए छिपकर बढ़ा, जबकि 1200 से अधिक युद्ध विमानों की एक विशाल सेना ने रक्षा को कमजोर करना शुरू कर दिया। रात और डी-डे में कमजोर लुफ्तवाफे को 10-1 की अनुपात में पराजय दिया जाएगा, जिससे सहयोगी देशों को वायु सहायता मिशनों के लिए आकाश में प्रभावी नियंत्रण मिलेगा। रॉकेट फायरिंग विमान जैसे कि संयुक्त राज्य टाइफून किलों को साफ करने और टैंकों को नष्ट करने में भारी रूप से सक्रिय हो जाएंगे। जब सहयोगी सेनाओं ने यह समझा कि यही वो समय है, तो उन्होंने खुद को आइजनहॉवर के शब्दों की याद दिलाई। उद्धरण: आपका कार्य आसान नहीं होगा। आपका दुश्मन प्रशिक्षित, सुसज्जित और युद्धक्षम है। वह जंगली ढंग से लड़ेगा। मुझे आपकी साहस, कर्तव्यनिष्ठा और युद्ध में कौशल पर पूरा विश्वास है। हम पूरी जीत से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। शुभकामनाएं और इस महान और उद्दात कार्य पर सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा की प्रार्थना करें। इसके बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के अनगिनत हवाई अड्डों पर हो रहे हंगामे और अंग्रेजी चैनल में विशाल नौसेना के जहाजों से दूर बवेरियन अल्प्स में अपने निवास पर फ्यूरर अडोल्फ हिटलर ने वॉल्फ स्लेयर कहे जाने वाले स्थान पर एक अपेक्षाकृत शांत शाम बिताई। उन्होंने और उनके सहायकों ने अपने सिनेमा में समाचार देखे और फिर लाउंज क्षेत्र में वापस गए, जहां हिटलर ने उन्हें अपने विचारों का व्याख्यान दिया, चाहे वे युद्ध, राजनीति या इतिहास के महापुरुषों के विचार हों। नात्सी प्रचार मंत्री जोसेफ गोबेल्स ने अपनी मृत्यु से पहले 5 जून 1940 की संध्या को याद करते हुए कहा कि वह अच्छे पुराने समय की तरह थी जब नात्सी शासन शक्ति की शिखर पर था। गोबेल्स, जिन्हें नींद नहीं आ रही थी, हिटलर से पहले 3 बजे तक सोने नहीं गए थे। एम की फ्यूरर अंत में सोने चले गए। नींद दवाई की वजह से आई। जर्मनी खुफिया विभाग पहले से संकेत इकट्ठा कर रहा था कि चैनल पार कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है, पर हिटलर के क्रोध से डर के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें अधिक जानकारी होने तक सूचित नहीं किया। और इस प्रकार जब हिटलर एक चिकित्सा सहायता युक्त नींद में चले गए, उन्हें पता नहीं था कि पैराट्रूपर्स को ले जाने वाले एक विशाल विमान सेना पहले से ही नॉर्मंडी में घूम रही थी। उन्हें पता नहीं था कि 1000 वर्षीय साम्राज्य के सपने टूटने वाले थे। उन्हें पता नहीं था कि इतिहास उनके गले में फंदा बांध रहा था। 5 जून के अंतिम क्षण। समय बीतता गया।
इंग्लैंड के आधारों पर एक वायुसेना, जैसा कि इतिहास ने कभी पहले नहीं देखा था, मोबाइलाइज और रात में उड़ान भरने लगी थी। नॉर्मंडी में पैराट्रूपर्स को ले जाने वाले विमानों की बड़ी संख्या डगलस C4 स्काईट्रेन थी, जिन्हें आमतौर पर उनके संयुक्त राज्य डिजाइनेशन डाकोटा के नाम से जाना जाता है। C-47 इतिहास के सचमुच महान विमानों में से एक है। DC-3 एयरलाइनर का एक सैन्य संस्करण, एक विमान जिसे हवाई यात्रा को व्यावहारिक बनाने का श्रेय दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य C-47 अंततः कुछ 50,000 पैराट्रूपर्स को नॉर्मंडी में ड्रॉप करेंगे। वे एक महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइन प्रदान करेंगे और सुरक्षित उतारने के लिए विमान क्षेत्र कब्जा होने तक आपूर्ति जारी रखेंगे। उनका सादा डिजाइन उन्हें एक्स लुफ्तवाफे बेस के अंदर और बाहर जाने के लिए आदर्श बनाता है। फिर भी यह एक खतरनाक कार्य था, जिससे वायु सुरक्षा कमजोर हुई। विमान धीमे थे और पैराट्रूपर्स को तैनात करने के लिए उन्हें 600 फीट नीचे उतरना पड़ता था, जहां वे एंटी एयरक्राफ्ट फायर के प्रति संवेदनशील थे। विमान से कूदने पर एक स्थिर लाइन स्वतः पैराशूट को तैनात करती थी। यदि पैराशूट विफल रहा या उलझ गया तो पैराट्रूपर को तत्परता से आपातकालीन पैराशूट तैनात करना होता, जिससे उतरने की गति धीमी हो जाती और इससे अक्सर भारी चोट जैसे टूटी हुई टांग या टखने का सामना करना पड़ता। हालांकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो पैराट्रूपर्स को आमतौर पर अपने विमान से उतरने में 30-5 सेकंड लगते थे। जिस समय वे अत्यधिक उन्मुक्त महसूस करते थे तीक्ष्ण नेत्री जर्मनी स्नाइपर्स के प्रति, जो उनके पीछे रात के आकाश के खिलाफ उनकी सिलहॉट्स को बना रहे थे। दुश्मन की आग को बांटने के लिए सैकड़ों पैराडमीज, जिन्हें संयुक्त राज्य और अमेरिकियों ने रूपर्ट्स और ऑन्स्कर्स नामक जाना, गिराए गए थे। अंधकार में इन्हें वास्तविक पैराट्रूपर्स से अलग नहीं किया जा सकता था। संयुक्त राज्य अमेरिका 82वें और 101वें एयरबोर्न डिवीजन के तत्व नॉर्मैंडी में रात में पैराशूट डालने वाले थे। इन्हें कॉटेंटिन पेनिनसुला पर विभिन्न लक्ष्य सौंपे गए थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूटाह बीच के पश्चिम में थे। हालांकि सब कुछ योजनानुसार नहीं चला। विमानों ने ड्रॉप जोन्स में आगमन के समय भारी आग की चोट सही और कई सैनिक उत्क्रमण से पहले और बाद में खो गए। पहले लेफ्टिनेंट रॉबर्ट P. 80 दूसरे से 508वें पैराशूट इन्वेंट्री रेजिमेंट के मैथियास को डी-डे पर मारे गए पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में दुखद सम्मान मिला। उनकी C-47 को एंटी एयरक्राफ्ट फायर ने हिट किया और उन्हें मृत्यु की कगार पर पहुंचा दिया। उन्हें सैनिकों के साथ कूदने का मौका नहीं मिला। अराजकता के कारण कई पैराट्रूपर्स ने अपने ड्रॉप जोन्स को मीलों दूर छोड़ दिया और उतारी गई इकाइयां अराजकता का सामना कर रही थीं। इन बाधाओं के बावजूद पैराट्रूपर्स ने नॉर्मंडी के समुद्र तट के पीछे जर्मनी सेनाओं के खिलाफ भयानक लड़ाई की, तोपों को नष्ट किया, आपूर्ति मार्गों को बाधित किया और जर्मनी ध्यान को उतराव की ओर से हटाया। हालांकि उस रात तैनात हवाई इकाइयों के सभी सदस्य पैराशूट के छावनी के तहत नहीं गए। अनेक लोगों ने ग्लाइडर्स का उपयोग किया, जो उनके लक्ष्यों के निकट खींचे जाते थे और फिर उन्हें नियंत्रित दुर्घटना के रूप में नीचे उतारा जाता था। ग्लाइडर्स बड़े उपकरण ले जाने में समर्थ थे, लेकिन उनके साथ खुद के कई खतरों को भी लाना पड़ता था। वे अपने साथियों की तरह विमान विरोधी आग के प्रति सुरक्षित उतारना कठिन थे और बहुत सारे सैनिक गलती से मारे या घायल हो चुके थे जब तक उन्हें लड़ने का मौका नहीं मिला। संयुक्त राज्य एयर स्पीड हॉर्स 30 पूरी तरह से सुसज्जित सैनिकों या विभिन्न हल्के वाहनों और फील्ड गनों को परिवहन करने में सक्षम था। फिर भी आकार और शक्ति संयंत्र की कमी के बावजूद यह विमान उड़ान में आश्चर्यजनक चुस्त था। महत्वपूर्ण संख्या की पहली लड़ाई में उड़ान बचाना असंभाव्य था, इसलिए हॉर्सर को लकड़ी का उपयोग करके निर्मित किया गया, रणनीतिक धातुओं की आपूर्ति पर तनाव कम करने के लिए। हैमरक्लार एक बड़ा ग्लाइडर था, जिसका मुख्य उद्देश्य हल्के टैंक, 17 पाउंडर फील्ड गन या एक ही उड़ान में अधिक सामग्री ले जाना था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका डिजाइन था, फिर भी इसे केवल संयुक्त राज्य ने 1941 में विंस्टन चर्चिल के उल्लेखित विशेषताओं के आधार पर फील्ड किया था। हालांकि युद्ध का सबसे संख्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण ग्लाइडर वैको CG-4 था। संयुक्त राज्य सेवा में हाद्रियन के नाम से जाने वाले CG-4 4 हॉर्सर से छोटे थे और सिर्फ 13 युद्ध तैयार सैनिकों, एक जीप या एक 70-5 मिलीमीटर हाउट्जर को सामग्री के साथ ले जा सकते थे। इसका छोटा आकार इसे संकीर्ण क्षेत्रों में उतरने
और उतरने की स्थलों की संख्या बढ़ाने में लाभ देता था। एक वेल्डेड ट्यूबुलर फ्यूजलाज के साथ, जिसमें कैनवास से ढके हुए पंख, पतली प्लाईवुड में त्वचित CG-4 के पास अन्य लाभ भी थे। उदाहरण के लिए, पेलोड क्षेत्र को नाक और कॉकपिट पर एक कब्जे की मदद से अधिक आसानी से पहुंचा जा सकता था, जिससे यह ऊपर की ओर घूम सकता था, पूरे कार्गो क्षेत्र को उजागर करता था। ग्लाइडर की हिंसक उतरने की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एक सुरक्षा केबल स्थापित की गई थी, जिसे कार्गो क्षेत्र में जाने वाले वाहन से जोड़ने के लिए बनाया गया था। जब ग्लाइडर जमीन पर मारता है और आगे बढ़ता है, वाहन मुक्त होता है और कॉकपिट को केबल ऊपर उठा देता है। इससे पायलट को अपने कार्गो से दौड़ने से बचाया जाता है। संयुक्त राज्य 6वां एयरबोर्न डिवीजन ने ऑर्न नदी और कैन कैनाल के पुलों को कब्जा करने में ग्लाइडर्स का व्यापक उपयोग किया। पुलों को तेजी से लेने, खुदाई और नाखून की नोक पर लड़ने के बाद वे उन्हें सहायता पहुंचने तक रखने में सक्षम थे। डी-डे के सभी समुद्र तटों में 10 मील की ओमाहा के रूप में निर्धारित खंड सबसे अधिक बचाव वाला था, और इसलिए समुद्र तट पर भारी बमबारी के बल से हमला हुआ था, जो उतराई से पहले हुआ था। बमबारी करने वालों को घने बादलों का सामना करना पड़ा और इसलिए उन्हें अंधा बमबारी करनी पड़ी। चिंतित होकर कि उनके हथियार समुद्र में भटक सकते हैं और सहयोगी आर्माडा को मार सकते हैं, क्रू अपने लक्ष्य में बहुत सतर्क रहे और कई बम अपने लक्ष्यों को चूक गए, बजाय फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों पर गिरे। यूएस के दोनों समुद्र तटों के लिए एक विशेष रूप से चिंताजनक बाधा थी पॉइंट दु हॉक पर स्थित एक गन बैटरी, जो एक 100 फुट ऊंची चट्टान थी, जिसने आसपास के क्षेत्रों सहित समुद्र तटों पर व्यापक आग की छाप प्रदान की, जहां हजारों संयुक्त राज्य अमेरिका प्रारंभिक घंटों में उतर रहे थे। इसलिए मुख्य बल के आगमन से पहले लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स रडर की कमान में 2वां रेंजर बटालियन के 225 पुरुषों को रस्सियों और सीढ़ियों के साथ चट्टानों को चढ़ने का अप्रिय कार्य दिया गया था, ताकि वे गन बैटरी को नष्ट कर सकें। रेंजर्स ने 12 लैंडिंग क्राफ्ट और 2 DUKW ट्रकों के साथ आगे बढ़ा, पर समुद्र तट पर पहुंचते ही उन्हें भारी गोलीबारी से निपटना पड़ा। लैंडिंग क्राफ्ट के सभी यात्रियों को छोड़कर एक को खो दिया गया। फिर उन्होंने लंदन फायर ब्रिगेड से उधार ली गई 100 फुट की सीढ़ियां चट्टानों पर रखी और उन्हें चढ़ना शुरू किया, भारी दुश्मन मशीन गन और मोर्टार की आग सहते हुए। सहयोगी युद्धपोतों के समर्थन में रेंजर्स ने चट्टान की चोटी तक पहुंचा, जहां उनके लक्ष्य फील्ड गन को स्थानांतरित किया गया था। रेंजर्स ने दक्षिण की ओर आधा किलोमीटर से अधिक दूर एक बगीचे में छोड़े गए असुरक्षित हथियारों को खोजा और नष्ट किया। उनका मिशन पूरा हो गया था, लेकिन अब रेंजर्स को अगले 2-4 घंटे तक जर्मनियों के साथ भारी युद्ध का सामना करना पड़ा, जब तक वे अतिरिक्त प्राणबल से राहत नहीं मिलती, जिस समय तक उन्होंने 77 पुरुषों की मृत्यु और 152 घायल होने का सामना किया। अच्छी तरह सुरक्षित जर्मनी गनर्स के बैंक्स के अलावा समुद्र तट को प्राकृतिक और मानव निर्मित बाधाओं से भी सुरक्षा मिली थी। उत्तीर्ण नाव को उन्हें पार करना होगा, जिसे शक्तिशाली हवाओं ने और भी कठिन बना दिया था, जिसने कई फ्लैट साइडेड उत्तीर्ण नाव को भटका दिया था। सुबह 6:30 बजे पहली लहर में 1वें और 29वें पैदल सेना डिवीजन के पुरुषों ने अपने उत्तीर्ण किए, जो एक अभेद्य गोली की दीवार की तरह दिखते होंगे। उत्तीर्ण नाव और जर्मनियों के सामने कुछ आवरण की स्थितियों के बीच की जगहों में गिरे हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के शरीर। सेना जल्दी ही रेत, कांटे वाले तार और स्थिर बाधाओं में फंसी, जिससे उनकी गति धीमी हुई और जर्मनी मशीन गन के सामर्थ्य का सामना करना पड़ा। हमले के प्रारंभिक दौरों में ओमाहा बीच पर बहुत अधिक मृत्यु हुई थी। जब उत्तरण नावें फिर से बीच से जाते हुए देखी गईं, तो जर्मनियों ने गलती से अपने कमांडर जनरल डीत्रिच क्राइस से कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका सेना को भगा दिया गया था। फिर क्राइस ने ओमाहा के सैनिकों को गोल्ड बीच पर संयुक्त राज्य बल से युद्ध के लिए स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। यह एक बड़ी गलती थी, क्योंकि उत्तरण नाव सिर्फ अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिकों को जर्मनी रक्षाओं पर ले जाने के लिए वापस जा रही थी। फिर भी इंजीनियरों की सहायता से स्थिर रक्षाओं को तोड़ने, युद्धपोतों द्वारा आग समर्थन और हमलों का समर्थन करने के लिए टैंकों का उपयोग करने के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिक अपने बीचहेड को सुरक्षित करने और डी-डे के दिन गोल्ड बीच से संयुक्त राज्य बलों से मिलने में विफल रहे।
उन्होंने 2 मजबूत बीच पर सुरक्षा स्थापित की, जहां से वे पुरुषों और सामग्री का उत्तरण करने, जर्मनी रक्षकों को बाहर करने और बीच को सुरक्षित करके अन्य बीचों से संघीय इकाइयों को जोड़ने में सक्षम थे। कई पत्रकार सैनिकों के साथ समुद्र तट पर दृश्य रिपोर्ट करने गए थे। उनमें से एक उत्साही, संकल्पबद्ध युवा महिला मार्था गेलहॉर्न थी। लेखक एर्नेस्ट हेमिंग्वे की पत्नी गेलहॉर्न को उत्तरणों पर रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने एक साहसिक कदम के रूप में अस्पताल जहाज में छिपकर यात्रा की, फिर चिकित्सा दलों के साथ घायलों को वापस लाने के लिए तट पर स्ट्रेचर बियरर की भूमिका निभाई। उसने आसपास की अराजकता को देखते हुए यह छल सफलतापूर्वक किया और डी-डे पर नॉर्मंडी में उतरने वाली एकमात्र महिला बनी जिसे सीन का पहला हस्ताक्षर करने की अनुमति मिली। उसका लेख जो कॉलियर मैगजीन में प्रकाशित हुआ था, उसमें लिखा है, उस भीड़ील और खतरनाक तट पर सभी व्यस्त थे। कंकड़ सेब के आकार के थे और पैर गहरा। हम एक सड़क पर ठोकर खा रहे थे जहां बड़ा सड़क का फव्वारा निकल रहा था। हमने सतर्कता से माइंड क्लियर पथ का पालन करते हुए लाल क्रॉस के साथ चिह्नित टेंट की ओर बढ़े जिसमें सफेद टेप लाइनें थीं। सभी लोग सहमत थे कि समुद्र तट बहुत खराब था और यहां से कभी न कभी निकलना बहुत आनंददायक होगा। डी-डे की योजना बनाते समय यूटाह बीच अंतिम चुना गया था और यह 11 मील के समुद्र तट पर फैला हुआ था, जिसने जून की 6 तारीख को सबसे बड़ा हमला किया। पश्चिमी समुद्र तट के रूप में यूटाह में एक समुद्र तटीय सिरा स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि सहयोगियों को चेयरबर्ग के रणनीतिक बंदरगाह शहर पर हमला करने के लिए एक उपयुक्त स्थान मिले जो कुछ 35 मील दूर था। संयुक्त राज्य अमेरिका 7वें कोर ने ओमाहा पर समुद्र तट पर हमला किया, जहां उन्हें सामान्य प्रतिरोध मिला। मुख्य जर्मनी रक्षा एक अकेले शक्तिशाली 88 मिलीमीटर तोप पर निर्भर रही, जिसे तत्काल नष्ट करके उसके संचालकों को जर्मनी रक्षकों ने हस्तांतरित कर दिया। हमले की शुरुआत के 3 घंटे के भीतर समुद्र तट के सभी 3 प्रमुख प्रवेश द्वार सुरक्षित कर लिए गए थे, जिसने 20,000 सैनिकों और 1,700 वाहनों को डी-डे पर यूटाह बीच पार करने की अनुमति दी। डे यूटाह बीच पर लड़ रहे ब्रिगेडियर जनरल थियोडोर रूजवेल्ट जूनियर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के सबसे बड़े पुत्र थे। ब्रिगेडियर जनरल रूजवेल्ट ने अपनी 4वें पैदल सेना डिवीजन के साथ यूटाह बीच पर हमला किया और अपने पद और उम्र के बावजूद समुद्र तट पर उतरे। 56 वर्षीय होने पर वह सम्मुख सबसे वृद्ध सहयोगी सैनिक थे। रूजवेल्ट ने उस दिन अपने डिवीजन के प्रत्येक पहलू की जिम्मेदारी ली, जिससे उन्हें सीधे सभी समस्याओं का सामना करने का अवसर मिला। यह भी रिपोर्ट किया गया था कि कुछ मामलों में उन्होंने ट्रक और टैंकों को ट्रैफिक पुलिस की तरह निर्देशित किया, दुश्मन की गोली का सामना करते हुए, और उनके अधीनस्थ डरे सैनिकों के साथ कविता और हास्य किस्से साझा किए। उनकी वीरता के लिए उन्हें विशिष्ट सेवा क्रॉस की सिफारिश की गई। दुखद है कि उनका 12 जुलाई को सिर्फ 1 महीने के बाद हृदयघात के कारण निधन हो गया। फिर सिफारिश को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च पुरस्कार मेडल ऑफ ऑनर में परिवर्तित किया गया, जिसे उन्हें मरने के बाद प्रदान किया गया। उनकी सनद में उल्लेख था, दुश्मन के निरंतर हमले के बावजूद ब्रिगेडियर जनरल रूजवेल्ट ने अपने सैनिकों को एकत्र करते हुए दूसरे स्थल पर ले गए और उन्हें दुश्मन के खिलाफ निर्देशित और व्यक्तिगत नेतृत्व दिया। उनके अनुभवी, सटीक और अडिग नेतृत्व में हमलावर सेनाओं ने समुद्र तट के मजबूत स्थलों को कम किया और न्यूनतम हानि के साथ तेजी से भीतरी इलाकों में प्रवेश किया। इस प्रकार उन्होंने फ्रांस में समुद्र तट के शिविर की सफल स्थापना में काफी योगदान दिया। पश्चिम में ओमाहा बीच और पूर्व में जूनो के बीच में फंसा हुआ गोल्ड बीच एक 10 मील का तटीय रेखा था, जिसे मुख्य रूप से संयुक्त राज्य 50वें नॉर्थम्बरलैंड पैदल सेना डिवीजन और 47वें रॉयल मरीन कमांडो द्वारा हमलों के लिए चिह्नित किया गया था, और उनका प्रमुख उद्देश्य अरोमांचे के हार्बर टाउन को कब्जा करना था, जिसे मलबेरी हार्बर बनाने के लिए एक आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। गोल्ड बीच पर संयुक्त राज्य का इंतजार कर रहे थे वेहरमाख्त 716वें पैदल सेना डिवीजन के तत्व, जिसमें ऑस्ट्रो-ट्रुपेन पोलैंड और रूस शामिल थे, जिन्हें जर्मनी सेना में सेवा के लिए जबरन भर्ती किया गया था। इसके अलावा एक 150 5 मिलीमीटर की तोपों की बैटरी ने, जो आधे मील के भीतर थी, बीच की सुरक्षा की थी। संयुक्त राज्य ने अमेरिकियों के यूटाह और ओमाहा पर हमले के बाद
गोल्ड बीच की ओर ज्वार के कारण 1 घंटे में शोर की ओर जाना शुरू किया। दुर्भाग्य से संयुक्त राज्यों के लिए अनपेक्षित उत्तर पश्चिमी हवा ने जर्मनियों द्वारा बनाई गई बाधाएं और खदान समेत बीच पर तूफान मचाने की कोशिश को भी विफल कर दिया। उन सभी को पहचानने में असमर्थ संयुक्त राज्य बल को उनके सैनिकों और उपकरण को किनारे तक पहुंचाने से पहले 20 उत्तरण नौकाओं की हानि सहनी पड़ी। मौसम के कारण तैरते हुए शर्मन्स को पानी में डालने से पहले किनारे के करीब ले जाना पड़ा, जिसके बाद में चर्चिल एवरेस्ट आए, लेकिन दोपहर तक वे वेहरमाखट सैनिकों को उनकी स्थितियों से बाहर करने में जुटे हुए थे। हालांकि वे दोपहर तक ले हामिल मजबूत बिंदु से तोपों की भारी आग से जूझते रहे, जब तक एवरेस्ट ने उन्हें सुरक्षित करने वाली दुर्ग को नष्ट नहीं कर दिया। दिन के अंत में संयुक्त राज्य बल ने बीच हेड की सुरक्षा की और मलबेरी पियर का निर्माण शुरू किया, लेकिन इसकी कीमत 400 संयुक्त राज्य हताहतों के रूप में चुकानी पड़ी। सिर्फ 2 मील लंबी जूनो बीच डी-डे बीचों में सबसे छोटी थी, जो पश्चिम और पूर्व में संयत्रा और तलवार के बीच स्थित थी, और यह तीसरा कनाडा इन्वेंट्री डिवीजन कनाडा 2वां आर्मर्ड ब्रिगेड और संयुक्त राज्य नंबर का उद्देश्य था। 40-60 कमांडो। बीच का छोटा आकार केवल सहयोगी योजनाकारों की चिंता को बढ़ाता था, जो बीच तक पहुंचने वाले पानी में प्रवाल के बारे में परेशान थे। उतराई जो 745 घंटे में शुरू होनी चाहिए, जब ज्वार अधिकतम पर होता है, इससे नाव के लिए जोखिम कम होता है। हालांकि यह निकला कि प्रकृति की बाधाएं कनेडियनों को नहीं बर्बाद करेंगी, बल्कि तटरेखा को गंदगी करने वाले जर्मनी खदान होंगे। 1/3 नावों ने खदानों को मारा जब वे बीच की ओर बढ़े, जहां जर्मनी 716 वे पैदल सेना डिवीजन की 736वीं और 430वें बटालियन, जिसमें रूस और पोलैंड शामिल थे, उनका इंतजार कर रहे थे। रक्षकों ने कनेडियनों को बीच से भगाने के लिए एक क्रूर युद्ध लड़ा, लेकिन कनेडियनों ने बीच को दूसरी दियप्पे में बदलने से इनकार करते हुए दबाव बनाया रखा और अंततः जर्मनियों को वापस हटने पर मजबूर कर दिया। दिन के अंत तक कुछ 21,400 सैनिक जूनों में उतरे थे और कनेडियनों ने डी-डे उतराई से अधिक भीतर धकेल दिया था। कारपिकेट में एक हवाई अड्डा कब्जा कर लिया। हालांकि इसने कनेडियनों को 964 हानियां पहुंचाई, में से 340 की मौत हो गई जब उनकी उतराई क्राफ्ट आक्रमण के पहले घंटे में खदानों से टकराई। उस दिन जूनो बीच पर सेवा करने वालों में से एक युवा कनेडियन अधिकारी थे, जिनका नाम जेम्स डुआन था, जो बाद में स्टार ट्रेक टीवी श्रृंखला और फिल्मों में स्कॉटी के प्रतीकात्मक किरदार का चित्रण करके विश्वविख्यात होंगे। डुआन 3वें कनेडियन पैदल सेना डिवीजन की 14वीं फील्ड तोपखाना रेजिमेंट के एक आयुक्त लेफ्टिनेंट थे। डी-डे पर उन्होंने जर्मनी स्थिति की कब्जाई के लिए अपने लोगों को एंटी टैंक खदानों से भरी फील्ड को पार करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने 2 जर्मनी स्नाइपरों की हत्या की। लड़ाई के ठहराव के दौरान करीब 1120 घंटे में एक कनेडियन मशीन गनर ने उसे जर्मनी मानकर आग खोल दी, जब वह अपने लोगों के पास वापस जाने से पहले सिगरेट पीने के लिए रुका था। उन्हें 6 बार गोली लगी, 4 बार पैर में, 1 बार छाती में, एक ने दाहिनी मध्य उंगली को उड़ा दिया। युद्धकाल में उनकी जान उस मेटल सिगरेट डिब्बे की वजह से बच गई जिसे वह अपनी छाती की जेब में ले जा रहे थे, जिसने तीर को अवशोषित कर दिया जो लगभग उन्हें मार देता। स्टार ट्रेक की फिल्मीकरण के दौरान उन्हें अपनी डी-डे पर खोई हुई उंगली को छिपाने के लिए हाथ के डबल का उपयोग किया। स्वॉर्ड डी-डे का सबसे पूर्वी तट था। पहले यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल था जिसके आसपास ग्रीष्मकालीन घर थे। घरों में से कई को जर्मनी रक्षकों ने अपनी आग क्षेत्र को सुधारने के लिए नष्ट कर दिया, जबकि अन्यों को मजबूतीकरण और अस्थायी बंकर में परिवर्तन किया गया, जिसके पीछे समुद्री दीवार के पीछे विरोधी टैंक खाई खोदी गई। इस तट की रक्षा 2 मैदानी तोप स्थितियों द्वारा भी की गई थी, जिनमें 70 5 मिलीमीटर गन मर्विल पर और कठिनाई से 150 5 मिलीमीटर गन ले हावर पर आधारित थीं, और इन्हें उत्तीर्ण संघीय विमानों और पैराट्रूपर्स द्वारा विशेष ध्यान दिया गया था ताकि वे उत्तीर्ण स्थलन में हस्तक्षेप न कर सकें। सुबह 7:25 बजे जब ज्वार सही था, संयुक्त राज्य सेना के 3रा डिवीजन ने स्वर्ड पर हमला किया। 27वां आर्मर्ड ब्रिगेड और संयुक्त राज्य मुक्त फ्रांस कमांडोज के दलों के सहयोग से
स्वर्ड बीच पर उतरने वाली सेनाओं का प्रमुख लक्ष्य था रिवर ऑर्ने और कैन कैनाल के पास स्थित महत्वपूर्ण पुलों को 3.5 मील के भीतर कब्जा करना। संयुक्त राज्य एयरबोर्न बलों ने इन पुलों को धारण किया, जबकि कमांडोज को जूनो बीच से कनाडा बलों से मिलने के लिए पश्चिम की ओर युद्ध करना पड़ा। हालांकि बीचों पर उतरने के बाद आगे बढ़ना धीमा था, जिसमें अंशतः फ्रांसीसी तटीय शहरों की संकीर्ण सड़कों और बाईपास रोड पर दबे हुए सहयोगी बलों के भारी जाम का योगदान था, और विस्टरहैमर नगर से जर्मनी प्रतिरोध का तीव्रता। दिन के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि संध्या से पहले कनाडाओं के साथ मिलने की संभावना खत्म हो गई थी, जब संयुक्त राज्य ने खुद को 21वें पैंजर डिवीजन के हमले में पाया। ये कुशल जर्मनी पैंजर कर्मियों ने और नदी का पुल पकड़े संयुक्त राज्य पर शक्तिशाली हमले किए। वे उन्हें जूनों में कनाडाओं से जुड़ने से रोकने में मदद कर रहे थे, लेकिन वायु शक्ति और कमांड की श्रृंखला में विघ्नों के कारण उनकी प्रभावशीलता बाधित हुई थी। सहयोगी ग्लाइडर देर सांझ में उनके पास उतरते ही पैंजर कर्मियों को अधिक्रमण की भावना हुई। वे पीछे हटे। उन्हें यह अनभिज्ञता थी कि ग्लाइडर वास्तव में अपने निर्धारित अवतरण क्षेत्रों को चूक गए थे और गलती से वहां उतर गए थे। समुद्र में 3 जर्मनी ई बोट्स, 5वें टॉर्पीडो स्क्वाड्रन ने लंगर छोड़ा और उतराई का समर्थन करने वाले जहाजों पर हमला करने के लिए बाहर निकलीं, उम्मीद करती हुई कि वे ऑपरेशन टाइगर के दौरान किए गए नरसंहार को दोहराएंगे। ई बोट्स स्वॉर्ड बीच पर पहुंचे। वहां अधिकांश दृश्य धुआं के पर्दे ने छिपाया था, जिसने उन्हें और पास जाने पर मजबूर किया। धुआं छोड़ते हुए उनका सामना सैकड़ों सहयोगी जहाजों के भयानक दृश्य से हुआ, जो छोटी उतराई नौकाओं से लेकर विशाल युद्धपोतों तक थीं। उन्होंने 18 टॉर्पीडो सहयोगी बल में भेजे, पर सिर्फ एक नॉर्वेजियन नष्टकर्णी स्वेनर को डुबाने में सफल रहे, उससे पहले कि उन्हें वापस हटने पर मजबूर किया गया। यह डी डे पर जर्मनी नौसेना के हस्तक्षेप का अंत था, क्योंकि सहयोगी वायु शक्ति इतनी अधिक थी कि दिन में किसी भी युद्धपोत या यू बोट्स को समुद्र में डालना प्रायः आत्मघाती था। फिर भी जर्मनी नाविकों ने अपने वेहरमाश्ट कॉनराड्स के साथ समुद्री तोपें चलाकर युद्ध किया। जर्मनी की वायुसेना को उत्तरणों और समुद्र तटों पर छापेमारी करने के आदेश दिए गए थे। सबसे अधिक उल्लेखनीय मुठभेड़ वह थी जब 2 फोके वुल्फ FW 199 लड़ाकू विमानों ने स्वॉर्ड बीच पर संयुक्त राज्य सैनिकों पर हमला किया। 2 इंजन वाले स्टुका डाइव बॉम्बर ने उजागर दिन में हमले किए, परंतु संयुक्त योद्धाओं ने उन्हें बर्बरता से मारा। दिन भर में 28,500 पुरुषों ने स्वॉर्ड बीच को पार किया और 683 घायलों की कीमत चुकाई। संयुक्त राज्य और फ्रांस सेनाओं का अगले दिन जूनों से कनाडाओं के साथ अंततः मिलन होगा। फिर भी जो भयानक दृश्य सैनिक देख रहे थे, उनमें से कई युवा पुरुष अपने वयस्क जीवन की शुरुआत कर रहे थे। ऐसा लगता है कि पुरानी कैरी ओनन आत्मा उस दिन की घायल नहीं थी। जैसा कि डेविड टीचर RAF 70 एक बीच यूनिट के एक सदस्य ने बाद में कहा, धीरे धीरे हमने सभी नाइटमेयर्स को परास्त किया। हास्य की कोई कमी नहीं थी। सैनिक ने समुद्र तट पर पूछा, क्या यह निजी है? मुझे एक निजी समुद्र तट का वादा किया गया था। अगर नहीं तो मैं यहां नहीं रहूंगा। मेरी मां ने मुझे हवाई यात्रा न करने का कहा था। उसे लगा कि समुद्री यात्रा बहुत अधिक सुरक्षित होती है। डी-डे के प्रति जर्मनी की प्रारंभिक प्रतिक्रिया यह थी कि उन्हें क्या करना चाहिए, इसमें उन्हें भ्रम था। जर्मनी की कमांड संरचना फ्यूरर के आदेशों पर काफी निर्भर थी, लेकिन जब संयुक्तियों ने समुद्र तट पर उतरना शुरू किया, तब वह सो रहे थे। जर्मनी की उच्च कमांड के लिए स्थिति कुछ हद तक भ्रामक थी। कैलास से दूर कोई भी उतराई एक छल के विश्वास में उन्होंने हिटलर को जगाने के बारे में विवाद किया, जब तक वे वास्तव में क्या हो रहा था इसके बारे में अधिक नहीं जानते थे। यह तब होगा जब सुबह 10 बजे जर्मनी आयुध मंत्री अल्बर्ट स्पीयर के आगमन से हिटलर अंततः जागेंगे। इतिहासकार स्टीफन एम्सब्रोस बैंड ऑफ ब्रदर्स के लेखक के अनुसार हिटलर की प्रतिक्रिया अनपेक्षित थी। उन्होंने कहा, समाचार बेहतर नहीं हो सकता। गोबेल्स ने उल्लेख किया कि हमले की खबर उन्हें राहत लगी, जैसे कि पश्चिम युद्ध के साथ वे आगे बढ़ सकते हैं। हिटलर ने अपने नॉर्मंडी के सहयोगियों को रोकने में पूरा विश्वास किया और उन्होंने यह आशा बनाए रखी कि कैलास में वास्तविक हमला अगले कुछ दिनों में होगा। हिटलर ने जर्मनी हाई कमांड की जागृति के बाद अपनी प्रतिक्रिया की योजना बनाई। उन्होंने पेरिस के पास 2 आरक्षित पैंजर डिवीजनों को नॉर्मंडी भेजने का काम अस्वीकार कर दिया था। उन्हें यह बताया गया
कि नॉर्मंडी और आसपास के क्षेत्रों में सहयोगी वायु शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्हें सहयोगी बमबारी के नष्ट होने के डर से रात्रि के प्रकाश में ही चलने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह विलंब सहयोगियों का समर्थन कर रहा था, जो पहले से ही रात्रि प्रकाश में समुद्र तट से परे धकेल रहे थे। हिटलर ने नॉर्मंडी की घटनाओं की विशालता के बावजूद नए ऑस्ट्रिया विदेश मंत्री के स्वागत समारोह में साल्जबर्ग में अपराह्न में समय लिया, शायद यह संकेत देते हुए कि उन्होंने फ्रांस में जो कुछ भी हो रहा था उसकी वास्तविकता को समझने में विफल रहे। जून के 6वें के अंतिम घंटों में अंधकार छा जाने पर जर्मनी यू बोट्स अंततः समुद्र में निकले, उत्तरण संचालन को बाधित करने की कोशिश में। अंधकार और वायु हमले के डर के बावजूद सहयोगी युद्ध विमान अब सतह पर निशाना साधने के लिए रडार का उपयोग कर रहे थे। हालांकि वे 7 जून के दिन के घंटों तक पहुंचे नहीं, जिसने सहयोगी वायु और समुद्री शक्तियों को उन पर हमला करने की अनुमति दी जब वे अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे थे। 2 यू-बोट्स डूब गए और 4 से अधिक को भारी नुकसान हुआ। यह घटना जर्मनी नौसेना को उन यू-बोट्स का उपयोग छोड़ने के लिए बाध्य करती है जो अब तक स्नोरकेल से सुसज्जित नहीं हुए थे, जो उन्हें अपने डीजल इंजन को डूबे हुए चलाने की अनुमति देता है। स्नोरकेल सहित यू-बोट्स दक्षिणी बिस्के खाड़ी और नॉर्वे के उत्तर में स्थित थे, संयुक्त राज्य अमेरिकाओं पर काफिलों पर हमला करने के लिए, और उन्हें उनके खिलाफ व्यवस्थित घने सहयोगी अंत पनडुब्बी बलों को तोड़ने में मध्य जून तक समय लगेगा, जिस समय तक हमला बल खुदाई में था और फ्रांस में बाहर निकल रहा था। नॉर्मंडी के समुद्र तट पर जर्मनी प्रतिरोध कई दिनों तक मजबूत रहा। सहयोगी सेनाओं के बाहर जाने पर भी जर्मनी प्रतिरोध के थैलियां बाकी रहीं। सहयोगी हमला बलों द्वारा घेरे जाने पर भी स्वर्ड और जूनो बीचों के बीच स्थित एक बंकर को संभालने वाली एक जर्मनी इकाई, जिसमें एक रडार स्थापना थी, डी-डे के 12 दिनों बाद भी बेहद अचंभित हो गई। फिर भी उस समय वे खुद को सहयोगी लाइनों के पीछे पाए। समुद्र तट के सिर की स्थापना के बाद गर्मियों में सहयोगी बल अधिक बढ़कर शक्तिशाली होगा। अंततः यह बाहर फूट पड़ेगा और यूरोप पर हमला करेगा, जबकि नाजी जर्मनी को सहयोगी चोट से मरने के लिए धकेला जाएगा, हिटलर की सेना को पीछे धकेलते हुए। डी-डे के 11 महीने और 1 दिन बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध समाप्त हुआ। 6 जून के बाद के दिनों में हम डी-डे अवतरण की सफलता को मानते हैं। वे पश्चिमी देशों, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में महान चुनौतियों का सामना करने वाली पीढ़ी के रूप में याद किए जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से डी-डे को इतिहास के अन्य युद्धों की तरह रोमांचकृत करने के चलते उसकी भयानक वास्तविकता को नजरअंदाज कर दिया गया है। हमारे पास वास्तविक घटनाओं की लागत को मापने के लिए संख्याओं का उद्धरण देना आसान है, लेकिन नॉर्मंडी के युद्ध ने बिना संदेह सैकड़ों हजारों जिंदगियों को क्षतिग्रस्त किया, जिन्हें भयानक दृश्यों की यादें साथ लेकर जीना पड़ा। और शायद इसलिए हम हर साल 6 जून को उनकी विजय का जश्न मनाते हैं, ताकि हम यूरोप की स्वतंत्रता के लिए उनकी चुकाई हुई कीमत को मान्यता दे सकें। ये क्योंकि हम अब 21वीं सदी में उत्कृष्ट सैनिकों द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं का आनंद लेते हैं, जिसने डी-डे ऑपरेशन के साथ इतिहास में शायद अधिकतम अगर शब्द से शुरू होने वाले प्रश्नों को उठाया है। यदि जर्मनी नौसेना ने उत्तरण जहाजों पर ऑपरेशन टाइगर में अपनी सफलता को दोहराया होता, तो अगर आइजनहावर ने स्टैग की सिफारिश की अनदेखी की होती और डी-डे उत्तरण जून के 5वें दिन के खराब मौसम के बीच में आगे बढ़ते, तो अगर हिटलर ने रोमेल की सुनी होती और समुद्र तटों के नजदीक टैंक रखते, तो डी-डे से पहले अगर किसी भी एक कारण से डी-डे विफल होता, तो फिर क्या? शायद यूरोप में परमाणु बम गिराने की संभावना थी, या यूरोप युद्ध को अंतिम रूप से सोवियत संघ के अधिकार में समाप्त कर सकता था।